डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे शरीर की सही शारीरिक मुद्राओं में खड़े होने की स्थिति कौन सी है, बैठने की स्थिति कौन सी है, सोने की स्थिति कौन सी है और इसके साथ साथ चलने की स्थिति कौन सी है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिल गई। अब हम इसके आगे के टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे शरीर को की जो मुद्राएं हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारे शरीर की जो मुद्राएं हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक निष्क्रिय मुद्रा और एक सक्रिय मुद्रा। सक्रिय मुद्रा वो होती है जिसमें हम चल रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उन ऐसी क्रियाओं को कर रहे हैं जिसमें हमारा शरीर की मूवमेंट हो रही है, उसको सक्रिय मुद्रा बोलते हैं। और निष्क्रिय मुद्रा वो होती है जिसमें हमारे शरीर की कोई भी हरकत नहीं हो रही होती है। जैसे हम लेटे हुए हैं या हम बैठे हुए हैं तो वो निष्क्रिय मुद्रा हुई। ठीक है, अब इसके बाद हमारे शरीर में जो शारीरिक मुद्राएं हैं उनके बारे में बताना है कि उनके खराब होने के क्या क्या कारण हैं और किन कारणों से हमारे शरीर की जो मुद्राएं हैं वो खराब हो जाती हैं। तो मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करूंगा जिसके बारे में आप लोगों को पहले से भी थोड़ी जानकारी होगी कि शारीरिक मुद्राओं के खराब होने का क्या क्या कारण हो सकता है। जैसे किसी को कोई रोग ऐसा लग जाता है जिसकी वजह से उसके शरीर की मुद्रा जो है वो खराब हो जाती है, झुक के चलना पड़ता है, या उसको उसकी टांग में या उसको कोई और समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से उसके शरीर की मुद्रा खराब हो जाती है। कोई चोट लग जाने के कारण या किसी कारण से उसकी टांग कट जाती है या उसके टांग में लंगड़ापन आ जाता है तो उससे भी उसके शरीर में क्या है, पोस्चर डिफॉर्मिटी पैदा हो जाएगी। गलत आदतें, हमारे सही प्रकार की ना बैठने की आदत अगर हमारी सही नहीं है, उठने की आदत हमारी सही नहीं है, चलने की आदत हमारी सही नहीं है, लेटने की आदत हमारी सही नहीं है, तो इन गलत आदतों के कारण भी हमारे शरीर की जो मुद्रा है वो खराब हो सकती है। इसके बाद है दुर्बलता के कारण। दुर्बलता होती है जिसको हम बोलते हैं कमज़ोरी। कमज़ोरी के कारण भी हमारे शरीर की मुद्राएं खराब हो सकती हैं। आनुवांशिकता, कई बार आनुवांशिकता यानी कि हम लोग कई बार देखते हैं कि बचपन से ही कुछ बच्चों में विकृतियां पैदा हो जाती हैं। वो छोटे होते हैं या उनके शरीर के अंग जो हैं वो ठीक ढंग से डेवलप नहीं हो पाते हैं जिसकी वजह से उनके शरीर में विकृतियां पैदा हो जाती हैं। इसके बाद है अनुचित कपड़े पहनना। आजकल के फैशन के मुताबिक बच्चे जो हैं वो टाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ये ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं या इस तरह से उनके शरीर को जो पोस्चर है उसके ऊपर इफ़ेक्ट गिरता है और उनका पोस्चर जो है वो ख़राब हो जाता है। अनुचित आहार, हमारे जो खान पान की आदतें हैं वो अब सही नहीं हैं। सही प्रकार से हम भोजन नहीं करते हैं या सही संतुलित भोजन जिसको हम बोलते हैं वो नहीं लेते हैं, जिसके वजह से भी हमारे शरीर की जो मुद्राएं हैं वो ख़राब हो सकती हैं। व्यायाम में कमी, बहुत से लोग तो आजकल व्यायाम करते ही नहीं हैं और जो करते हैं वो कुछ सही प्रकार से नहीं करते, या जो बिल्कुल सही तरीके से करते हैं उनके शरीर की मुद्राएं बहुत अच्छी होती हैं, मगर जो व्यायाम करते नहीं हैं या जिनके व्यायाम सही प्रकार से नहीं करते हैं उन लोगों के शरीर में जो शरीर की मुद्राएं हैं वो खराब हो जाती हैं। मोटापा अधिक हो जाने के कारण भी शरीर की जो मुद्राएं हैं वो खराब हो जाती हैं। कई बार हमें हमारी जो ये आदतें हैं या हमें पोस्चर डिफॉर्मिटी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से भी हमारी जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ हैं वो हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं। तो ये सब कारण हैं शारीरिक मुद्रा के खराब हो जाने के कारण। अब इन शारीरिक मुद्राओं का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। खराब मुद्रा से स्थायी रूप से विकृति उत्पन्न होती है। शरीर के किसी भी भाग अथवा अंग से औसत आकार की तुलना में विकृति उत्पन्न होती है। स्थिति में ये भाग अथवा अंग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार शरीर में विकृति पैदा हो गई तो वो परमानेंट लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, फिर वो उसके जाने के चांसेस बड़े कम होते हैं या उसको क्योर करना बड़ा मुश्किल सा हो जाती है, मगर टाइम लगता है।
ठीक है। मगर इसी के साथ ये जो गलत आते हैं डिफॉर्मिटीज़, ये विकृतियाँ जो हैं उत्पन्न अपने आप नहीं होती, हम लोग उनको पैदा करते हैं, ठीक है। अब कैसी कैसी विकृतियाँ हमारे शरीर में पैदा होती हैं, वो उनके बारे में हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आना। जो रीढ़ की हड्डी है वो उसका टेढ़ा हो जाना, उसको 3 भागों में बांटा गया है बेटे। पहला है कुबड़ापन, दूसरा है लॉर्डोसिस, तीसरा है स्कोलोसिस, ठीक है। अब हम कुबड़ापन की बात करेंगे। पहले कुबड़ेपन से तात्पर्य पीठ अथवा रीढ़ की हड्डी में वृद्धि होना अथवा उभार निकलना या रीढ़ में टेढ़ापन आना, उसे काइपोसिस कहा जाता है। इसके कारण क्या है? काइपोसिस या हम कुबड़ेपन के होने के कारण क्या हैं? कुपोषण, बीमारी, भीड़, स्वस्थ वायु की कमी, अपर्याप्त व्यायाम, रेक्टस, कंधों पर भारी बोझ ढोना, इन सब के कारण ये कुबड़ापन पैदा होता है। सबसे मेन बात है कि बच्चों को ज़्यादा अपनी उम्र के मुताबिक ही वज़न उठाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात सावधानी रखने वाली ये होती है कि जितना तुम आसानी से वज़न उठा सको उतना ही उठाने का प्रयास करना चाहिए, उससे अधिक का प्रयास नहीं करना चाहिए। उचित व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों से इस कुबड़ेपन की बीमारी जो विकृति है उसको रोका जा सकता है। तीसरा है कुर्सी पर बैठते वक्त अपने दोनों कूल्हों पर पूरा वजन डालना है। कुर्सी पर बिल्कुल ठीक पीठ को सटाकर, बैक से सटाकर ही बैठना चाहिए, ठीक है। सोते समय सदैव पीठ के नीचे तकिया रखना चाहिए। खड़े होकर धीरे धीरे सिर पीछे की ओर ले जाना चाहिए और नियमित रूप से धनुरासन और योगासन करना चाहिए। लॉर्डोसिस में रीढ़ की हड्डी में आगे की ओर झुकाव उत्पन्न होता है। वास्तव में छाती और पेट के बीच के क्षेत्र में रीढ़ आगे की ओर झुक जाती है। इससे खड़े होने और चलने में कठिनाई आती है। बेटा ये मैक्सिमम जो लोग मोटे होते हैं उन लोगों में आपने देखा होगा कि उनका पेट बाहर की तरफ होता है और पीठ अंदर की तरफ घुसी होती है। यानी कि हमारी जो पीठ है वो 3 भागों में बंटी होती है, एक सर्विकल कर्व, थोरैसिक कर्व और ल्यूम्ब्रिक कर्व। जो हमारा कुबड़पन आता है वो हमारे सर्विकल कर्व में आता है। जो हमारा लॉर्डोसिस आता है वो थोरैसिक कर्व में आता है। किस में आता है? थोरैसिक कर्व में। तो थोरैसिक कर्व के अंदर चले जाने की वजह से हमारा पेट शरीर से बाहर निकल जाता है और हमारी जो पीठ है वो अंदर की तरफ हो जाती है। इसलिए हमें इसमें क्या करना चाहिए? अपने वजन पर नियंत्रण रखना चाहिए और मोटापे पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। अब उपचार के रूप में प्रतिदिन उठक बैठक करनी चाहिए, प्रतिदिन हल आसन करना चाहिए, खड़े होकर आगे की ओर झुककर अपने पाँव की उंगलियों को छूने का प्रयास करना चाहिए, या पश्चिमोत्तानासन भी इसके लिए बहुत अच्छा उपचार माना गया है। इसके बाद तीसरा आता है स्कोलोसिस। स्कोलोसिस का अर्थ है झुकाव, घुमाव या घूमना, यानी कि रीढ़ की हड्डी का एक तरफ झुक जाना या एक तरफ को घूम जाना, उसे हम स्कोलोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हड्डियों के जोड़ों में रोग के मुख्य कारण होता है। ये हड्डियों में जो जोड़ हैं उनमें ये रोग उत्पन्न भी करता है। इसके कारण क्या क्या हो सकता है? इसके कारण जो हमारे घुटने हैं उनमें दर्द रह सकती है, कमर में दर्द रह सकती है, कंधों में दर्द रह सकती है। बैठने का ढंग ठीक होना चाहिए। इसके लिए अगल बगल में झुकना नहीं चाहिए। अधिक समय तक एक हाथ में वजन लेकर नहीं चलना चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए। ये सावधानियां हैं। उपचार के रूप में हमें हमेशा सी आकार वाले कर्व में दूसरी तरफ घूमने वाला व्यायाम किया जाना चाहिए। शरीर की दाईं और बाईं ओर मुड़ना चाहिए।
तैराकी करते वक्त बैक स्ट्रोक का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए। इससे हमारे स्कोलोसिस के जो रोगी हैं उनके उपचार में सहायता मिलती है। इसके बाद है चपाट पैर। चपाट पैर सीधी तरह से बोलूँ तो फ्लैट फुट होता है। फ्लैट फुट मतलब हम अपने अगर पैरों को गौर से देखें तो पैर के अंदर की तरफ एक चाप सी बनी रहती है जो ज़मीन से थोड़े हमारे पाँव को ऊपर की ओर उठाती है, जिसका मेन मकसद होता है ग्राउंड पर, ज़मीन पर हमारे पाँव का ग्रिप बना रहे, हमें दौड़ते चलते वक्त हमारी बॉडी को बैलेंस बना के रखने में। मगर जब ये कर्व, ये चाप जो आप पेपर पे देख रहे हैं अभी सामने शीट पर, वहाँ रेड कलर की लाइन में देख रहे हैं एक जगह चाप लगी हुई है और एक जगह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पाँव चला जाता है तो उसको हम फ्लैट फुट कहते हैं, सपाट पैर। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे शरीर का संतुलन कम हो जाता है। सपाट पैर का मुख्य कारण है कमज़ोर मांसपेशियां। पैरों की कमज़ोर मांसपेशियां शरीर का वजन सहन नहीं कर पाती, इसलिए पैर सपाट अथवा बिना मेहराब वाला बन जाता है। शरीर से भार में तेज़ी से वृद्धि, अनुचित जूते, लंबे समय तक भारी वजन ढोने से चपैट पैरों की विकृति उत्पन्न होती है। सावधानियां क्या रखनी है, उचित आकार और साइज के जूते हमें पहनने चाहिए। लंबी दूरी के लिए नंगे पांव नहीं चलना चाहिए। अधिक शरीर के वजन को हो तो उसे कम करना चाहिए। बच्चों को बहुत ही प्रभावित अवस्था में चलने के लिए मजबूर ना करें, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अभी, उनको हम ज़बरदस्ती पकड़ के चलना सिखाते हैं उनकी एज से पहले, तो वो भी उनके चपाट पैरों का कारण बन जाती है। अधिक ऊंची एड़ी वाले जूते, सैंडल्स नहीं पहनने चाहिए। इससे भी हमारे पाँव में क्या हो सकता है, फ्लैट फुट हो सकता है। इसके लिए उपचार क्या करना है, एड़ी पर चलना चाहिए, पैरों के भीतर और बाहरी पक्ष पर चलना चाहिए, पैरों की उंगलियों पर चलना चाहिए, वज्रासन करना चाहिए, फर्श पर एक स्कार्फ या कड़क लगाएं और उसे अपने पैरों और की उंगलियों से इकट्ठा करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ समय के लिए पैरों की उंगलियों पर कूदना चाहिए। ये सब हमारे फ्लैट फुट को ठीक करने में हमारी सहायता करते हैं। घुटने रगड़ना, जिसको हम बोलते हैं नॉक नीज। घुटने रगड़ना एक बड़ी अंग विन्यास विकृति है। ये विकृति में खड़े होने की सामान्य स्थिति में दोनों घुटने एक दूसरे से रगड़ते हैं और छू जाते हैं। टखने के बीच की जगह बढ़ जाती है, चलने और दौड़ने में कठिनाई आती है, व्यक्ति उचित तरीके से चल और दौड़ नहीं सकता। इस विकृति से पीड़ित लोग अच्छे खिलाड़ी नहीं हो सकते और रक्षा संबंधी सेवाओं में भी इनका चयन नहीं किया जाता, जैसे कि आर्मी या पुलिस फोर्स, नेवी, इन सब में वो लोग प्रवेश नहीं कर सकते, वो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। ये किस कारण से होता है, पहला असंतुलित भोजन के कारण, दूसरा शिशुओं में कम उम्र पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करना, तीसरा अधिक मोटापे के कारण, शरीर में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कमी के कारण, जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं या जो अपनी डाइट ठीक से नहीं लेते हैं उनको ये नॉक नीज की प्रॉब्लम हो जाती है। उपचार के लिए क्या करना है, घुटनों के बीच एक तकिया रखें और कुछ देर के लिए खड़े रहना चाहिए। लीवर को, यानी कि जो बार हम लटकाते हैं उस पर लटकते हुए टांगों को ऊपर उठाना चाहिए। दूसरा, कुछ समय के लिए नियमित रूप से पद्मासन और गोमुख आसन का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद आता है धनुषाकार टांगें। चौथा नंबर है धनुषाकार टांगें, जिनको हम बोलते हैं बो लेग्स। बो लेग्स की समस्या जो है वो आप देख रहे होंगे कि घुटने के नीचे की जो टांगें हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, उनमें कुछ थोड़ा सा आप देखेंगे कि वो गोल सी हो जाती हैं, अलग सी दिखने लगती हैं। धनुषाकार टांगें भी एक अंग विन्यास संबंधी विकृति है। ये विकृति घुटने रगड़ने की
विकृति से विपरीत होती है। यदि दोनों पैरों को साथ साथ रखकर खड़े होने पर घुटनों के बीच अधिक फासला रहता है तो व्यक्ति धनुषाकार टांगों की विकृति से पीड़ित होता है। धनुषाकार टांगों की विकृति का मुख्य कारण हड्डियों में कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी, टांगों की लंबी हड्डियां कमज़ोर होना, ये विटामिन डी की कमी के कारण ये रोग ज़्यादातर देखा जाता है। ये देखिए, ये आप पिक में भी देख सकते हैं, यहाँ बो लेग्स के घुटनों के नीचे की जो टांगें वो टेढ़ी हो गई हैं। मगर इसमें एक बात और बता देता हूँ कि ये ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं उनमें ये ज़्यादा समस्या देखी जाती है, और लेडीज़ में वो भी उन लेडीज़ में जिनका कद छोटा होता है और शरीर भारी होता है, उनको ये समस्या बहुत अधिक होती है। सावधानी के लिए बच्चों को अधिक वजन बढ़ाने ना दें, बच्चों को बहुत कम उम्र में चलने के लिए मजबूर ना करें। बच्चों को बेहतर आहार दिया जाना चाहिए जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस और विटामिन डी की उचित मात्रा होनी चाहिए। इसके साथ साथ विटामिन डी आवश्यक मात्रा में बच्चों को मिलनी चाहिए। गौमुखासन, पश्चिमोत्तानासन, हल आसन इस विकृति के लिए एक उपचार के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद आता है पांचवा, गोल कंधे, जिसको हम बोलते हैं राउंड शोल्डर। इस प्रकार की विकृति में कंधे गोल हो जाते हैं और कभी कभी ये आगे की ओर झुक जाते हैं। इसके कारण क्या है, सही प्रकार से बैठने, खड़े होने और एक तरफ झुक के चलने की गलत आदतों के कारण इस प्रकार की विकृति होती है। अनिश्चित प्रकार के जो सही प्रकार की कुर्सी मेज का इस्तेमाल नहीं करते या बहुत तंग कपड़ों को पहनते हैं, ऐसी इन कारणों से भी कंधों के गोल हो जाने की विकृति पैदा हो जाती है। इसके लिए क्या सावधानियां होनी चाहिए? जो मुख्यतः सावधानियां हैं वो पहली बात है कि बच्चों को बहुत तंग कपड़े नहीं पहनना चाहिए। झुकाव की स्थिति में बैठने, चलने और खड़े होने की स्थिति में हमें अपने शरीर को सीधा रखने का प्रयास करना चाहिए। अनुचित प्रकार के किसी भी प्रकार के फर्नीचर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उपचार के रूप में अपने शरीर को चक्रासन और धनुरासन का नियमित रूप से अभ्यास करवाना चाहिए। 8 से 10 सेकंड के लिए अपने सिर के ऊपर क्षैतिज पट्टी को पकड़ना चाहिए। चक्रासन और धनुरासन का नियमित रूप से प्रदर्शन करना चाहिए या अभ्यास करना चाहिए। और रस्सी कूदने से भी इस समस्या को दूर किया जा सकता है। मेरा अभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो इस टॉपिक को ठीक से ध्यान से पढ़ें और टॉपिक को ध्यान से पढ़ने के बाद इससे जुड़ी हुई असाइनमेंट को जो नीचे दी गई है उसे पूरा करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।